पहली खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई है। कल रिजल्ट का दिन है, लेकिन इससे पहले ही महायुति और अघाड़ी खेमे में मुख्यमंत्री पद के लिए होड़ शुरू हो गई है और अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहीं पोस्टर लग रहे हैं तो कहीं बयानबाजी हो रही है। मतगणना से पहले महाराष्ट्र का महासियासी समर की तस्वीर होगी आपके सामने। दूसरी खबर जालंधर से, जहां पर पुलिस और गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर की लाइव तस्वीरें आपके सामने होंगी। पहला वीडियो खेल खेल में हुए एक हादसे का है। एक शख्स को कार से खिलवाड़ कैसे महंगा पड़ा, ये देखिए। इस शख्स का दोस्त स्पोर्ट्स कार से स्टंट करना चाह रहा था। ड्रिफ्टिंग के दौरान कार से इस शख्स को टक्कर लगी और ये कैसे जमीन पर गिरा। हालांकि ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई। दूसरी तस्वीर लखनऊ से, जहां पर एक सनकी कार सवार ने पहले स्कूटी को टक्कर मारी, उसके बाद स्कूटी को घसीटता हुआ कई किलोमीटर आगे तक ले गया। चंद्र प्रकाश नाम का ये शख्स कार चला रहा था। पीजीआई स्थित किसान पक्ष पर यह टक्कर हुई और स्कूटी कार के टायर में फंस गई। कार रोकने की बजाय ड्राइवर कार कैसे दौड़ाता रहा, यही तस्वीर आपके सामने है। स्कूटी से चिंगारियां तक निकलती नजर आ रही हैं। राहगीरों ने कार का पीछा कर ड्राइवर को पकड़ा, पुलिस को जानकारी दी। बाद में ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। तीसरा वीडियो आज दिन का है। रेजिन्स द्वीप पर मौजूद ज्वालामुखी में भारी विस्फोट हुआ। हजारों टन लावा समंदर और जमीन पर आ चुका है। लावे की वजह से ही द्रावदिक शहर को खाली कराया गया है। ब्लू लगून और साथ ही जियोथर्मल स्पा कॉम्प्लेक्स को भी बंद करने का फैसला लिया गया। अब चौथा वीडियो बेरूत से, जहां आईडीएफ ने फिर एक बिल्डिंग को कैसे निशाना बनाया, ये देखिए। भीड़भाड़ वाले इलाके में ये बिल्डिंग और आईडीएफ को ये शक था कि यहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हैं। हमले से 10 मिनट पहले इलाके को खाली करने के निर्देश दिए गए और उसके बाद एक मिसाइल आसमान से आई, इमारत पर गिरी और चंद सेकंड में इमारत जमींदोज। अमेरिका के मैनहट्टन की अब तस्वीर आपके सामने, जहां पर समंदर में एक रहस्यमयी चीज नजर आई है। हडसन नदी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट 4345 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता नजर आया। तस्वीर फॉक्स न्यूज के कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। उस समय फॉक्स न्यूज का चॉपर हडसन नदी के ऊपर से गुजर रहा था और कैमरामैन ने अपना कैमरा ऑन रखा था। इस ऑब्जेक्ट की रफ्तार या जो कि F-18 फाइटर जेट से भी तेज थी। अमेरिका में कई लोग इसे यूएफओ बता रहे हैं, हालांकि इसको लेकर जांच जारी है। चलिए अब बड़ी खबर का एक रुख कर रही हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शांति और विकास को देखते हुए खबर बड़ी है। सीमा पार आतंक के गढ़ पाकिस्तान, उसकी खुफिया एजेंसी ISI को रास नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने के साथ साथ उनके सीमा पार से लगातार जो दिशा निर्देश मिलते हैं, हर बार अपने नापाक गुनाह छिपाने के लिए भारत से वो सबूत मांगता है। और उसी आतंक परस्त पाकिस्तान के नापाक इरादों का एक बार फिर कैसे पर्दाफाश हुआ है, देखिए। कैमरे पर पाकिस्तानी आतंकी ने पाकिस्तान के पाप को फिर बेपर्दा कर दिया है और आतंकी के मरने से पहले कबूलनामा, वो वीडियो जिसे पाकिस्तान बेनकाब होता है, पहली बार टीवी पर देखिए। दिखाएंगे आपको कैसे मारे गए आतंकियों से बरामद मोबाइल फोन से पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। मारे गए आतंकियों से पाकिस्तानी नागरिक होने के बाकायदा सबूत सामने आ चुके हैं। तो एक बार फिर से बेनकाब हुए पाकिस्तान को लेकर खबर यह है कि कैमरे पर पाकिस्तानी आतंकी का ये कबूलनामा, जहां मारे गए आतंकियों के पास से पाकिस्तानी मोबाइल मिले हैं, आतंकियों के पास से पाकिस्तानी नागरिक होने के सबूत सामने आ चुके हैं। कैमरे पर पहली बार पाकिस्तानी आतंकी का ये कबूलनामा सुनिए। ये आतंकी 27 जुलाई 2024 को मचल सेक्टर के पास मारा गया था। उससे पहले देखिए कैसे वो अपने नापाक मंसूबों की जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को दे रहा है। जफर भाई लारिस्ता फुल हिफाजत की द मुजाहिदीन द मशरान द कशरान द कोरों में अल्लाह हिफाजत की
داغو د اولاد داغو د مال حال الله حفاظت وکړي. الله هم غیبي مددونه وکړه. په دې ټایم کې زه بیخي د باډر په اخرۍ خوله کې یم. بس نږدې 10 منټه یا 8 منټه فاصله ده، خو تللی ګران دی دې ټایم کې. انشاءالله د شپې به کوشش کوم، نو د خیره څه بېګاله به ښه مضبوطه کار مار کوي انشاءالله. د الله د طرفه خیر و. نو زما د آخري پیغام دی غونډو ملګرو نه به راله معافي وغواړئ، چا سره ملاقاتونه شوي، چا سره ناسته پاسته شوي غونډو نه. आतंकी की जुबानी ये कबूलनामा तो आपने सुन लिया, लेकिन इन्फॉर्मेशन वॉल पर अब आगे और डिटेल आपके सामने कि कैसे पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाने के लिए युवाओं को बरगलाकर आतंकी बनने की ट्रेनिंग दे रहा है। तो पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, यही बड़ी खबर और खुलासा, क्योंकि आतंकियों की ट्रेनिंग में आधुनिक तकनीक का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। आतंकियों के पास तुर्की से लेकर चाइनीज हथियार तक बरामद हुए हैं और आतंकियों के पास पाकिस्तानी पहचान पत्र भी मिले हैं। इंपॉर्टेंट यह भी है कि आईएसआई आतंकियों को 20,000 रुपए का लालच देती है। ब्रेन वॉश के बाद खतरनाक हथियारों की बकायदा ट्रेनिंग मिलती है। युवाओं को यहां पर जिहाद के नाम पर भड़काकर ही भारत के खिलाफ भेजा जाता है। लेकिन जिस तरीके से आतंक पर पाकिस्तानी साजिश के खुलासे से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है, हमारे सहयोगी अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। अक्सर पाकिस्तान ये कहता आया है कि जो जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकी हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं, लेकिन आज TV9 भारतवर्ष पे पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब होगा। दरअसल सूत्रों से जो हमें दस्तावेज मिले हैं वो साफ दिखाता है कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में जितने आतंकी मारे गए हैं ज़्यादातर आतंकी पाकिस्तानी हैं। इनके मोबाइल फ़ोन से उनके आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं, जो पाकिस्तान के अलग अलग जगहों से ये आतंकी ताल्लुक़ रखते हैं और उनके आइडेंटिटी कार्ड पर साफ तौर पे पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलग अलग ज़िलों के रेजिडेंशियल कार्ड है। ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की हर मुमकिन प्रयास करता है, क्योंकि अब आने वाले समय पे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वाले इलाके में लगातार बर्फ़बारी होने वाली है और ऐसे में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकियों की तरफ से एक बार फिर लॉन्च पैड्स और टेरर कैंप्स को एक्टिव किया गया है, ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इन्फिल्ट्रेशन करवाई जा सके। इसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन आतंकियों की मदद कर रही है। दरअसल लश्कर, जैश, अल-बदर, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस तरफ सियालकोट या फिर शकरगढ़ इलाके से आतंकियों को इस तरफ भेजा जा सके। लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारतीय सेना और BSF बेहद ज़्यादा अलर्ट है ताकि आतंकी अपने मंसूबों में कभी कामयाब ना हो सके। पाकिस्तान और ISI की बौखलाहट की वजह बता रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा। सुनिए। दिसंबर से लेकर और अप्रैल तक बर्फबारी होती है, ट्रेडिशनल रूट्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं और इसीलिए ये पाकिस्तान और ISI चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन हो, क्योंकि अगले 4-5 महीनों में इन्फिल्ट्रेशन कराना मुश्किल होगा। तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इन महीनों के बीच में कोहरे की आड़ में और ख़राब मौसम की आड़ के बीच में IB सेक्टर से और LOC सेक्टर से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन कराई जाए, ताकि जो इनके जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर आतंकी ख़त्म होते जा रहे हैं उनको ऑक्सीजन मिले और उनके साथ में और जुड़ जाए और आतंकी की वारदातें वो चलती रहें। महाराष्ट्र के पुणे में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के सेनाभ्यास अब पूरा हो चुका है। युद्धाभ्यास में दोनों देशों के जवानों ने अपना कैसे शौर्य दिखाया, तस्वीर आपके सामने। ऑस्ट्रा हिंद 2024 के नाम से हो रही इस एक्सरसाइज में पीस कीपिंग ऑपरेशंस के तहत एक्सरसाइज हुई। सैन्य अभ्यास के दौरान आतंकी और ड्रोन हमलों का जवाब देने पर विशेष जोर रहा। इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी के खिलाफ लगाम लगाने में भी क्वाड ने अहम भूमिका निभाई है। इसलिए क्वाड देशों की तैयारियों पर चीन अपनी नजरें कैसे गड़ाए बैठा है। ऑस्ट्रा सैन्य अभ्यास से पाकिस्तान में भी खलबली है।
इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य था कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और सामरिक साझेदारी को और मजबूत किया जाए। 8 नवंबर से शुरू हुआ ये 2 हफ्तों का अभ्यास भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन, मास डिफेंस ऑपरेशंस का केंद्र था। अब कैसे भारतीय सेना के जवान और ऑस्ट्रेलियाई जवान एक साथ आतंकियों से निपटने की ड्रिल कर रहे हैं, उसकी तस्वीर आपके सामने होगी। दोनों सेनाएं कैसे दुश्मनों पर निशाना साध रही हैं, देखिए। इस अभ्यास में दोनों सेनाएं आतंकियों के ठिकानों पर अटैक करती हैं, जिसमें रेजिमेंट के अधिकारी और जवान शामिल होते हैं। ये अपनी तरह की विशेष ट्रेनिंग होती है। दोनों देश एक दूसरे के हाईटेक हथियारों से दुश्मन पर निशाना लगाते हैं। दूसरी तस्वीर युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के ठिकानों पर हमला बोलने की ड्रिल की है। देखिए कैसे MI-17 हेलीकॉप्टर से जवान वॉर जोन में उतरते हैं, घात लगाकर दुश्मन के ठिकानों पर हमले को अंजाम देते हैं। ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास के आखिरी दिन दोनों सेनाओं की ओर से हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग पर जोर दिया गया। खुफिया निगरानी और टोही ग्रिड फॉर्मेशंस की गई। इसमें हेलीकॉप्टर से सैनिकों की तैनाती के साथ साथ दुश्मन के ठिकानों पर छापेमारी, बंदूकों को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। अब बता दूं आपको, महाराष्ट्र में नतीजों से पहले MVA में तनाव को लेकर खबर क्या है, क्योंकि अब CM चेहरे पर कांग्रेस UBT गुट में तकरार को लेकर खबर आ चुकी है और कांग्रेस की अगुवाई में सरकार। नाना पटोले का ये बयान, संजय राउत का जवाब, पटोले का बयान गलत। मिलकर नेता चुनेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है, संजय राउत ये बात कह रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। हमारा बहुमत जो है महाविकास आघाड़ी का, वो पूरा बहुमत रहेगा। तो सब एक साथ बैठकर कल हम निर्णय लेंगे। बात रहे ऐसी है, सत्ता हमारी आ रही है, हमारी सत्ता आ रही है महाराष्ट्र में, और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। CM किसका बनेगा, कांग्रेस का या फिर बाकी दोनों किस दलों में हो सकता है? नहीं, अभी तो उसका डिसाइड वो हमारा हाईकमांड करेगा। हाईकमांड जो डिसीजन लेंगे वो हम सब लोगों को एक्सेप्ट रहेगा। क्या नाना पटोले CM की रेस में हैं? मैं हाईकमांड के आदेश का पालन करता हूँ। मेरी रेस से मेरे हाईकमांड को, मेरे को जो जवाबदारी हाईकमांड देती है, क्योंकि मैं स्पीकर था, उसमें मैंने अच्छा रोल निभाया, पार्टी का आदेश करके अच्छा रोल निभा रहा हूँ। तो जो भी मुझे जवाबदारी मिलती है उसको अच्छे से निभाना, ये मेरा दायित्व होता है और पार्टी की इमेज उसमें अच्छी बने। अगर CM पद की जिम्मेदारी दी जाती है आपको तो पार्टी के हाईकमांड डिसीजन लेना। और कल आने वाले नतीजों से पहले हमारे संवाददाता करुणा शंकर ने शिवसेना UBT के प्रवक्ता संजय राउत से बात की, सुनिए। शिवसेना UBT के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कल नतीजे आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देख लेंगे। कल कितनी सीट मिलने का अनुमान? 160। सर, रामदास आठवले ने TV9 से बातचीत में बोला है कि उद्धव जी को महायुति में आना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? रामदास आठवले अपनी राजनीति करे, अपनी पार्टी संभाले, हम महाविकास आघाड़ी की राजनीति हम पूरी तरह से कर लेंगे। सर, देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं जो ज़्यादा मतदान हुआ है वो महायुति के फेवर में जाएगा। अच्छी बात है, अगर ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़ता है तो उनका स्वागत करना चाहिए। सर, कितनी सीट्स मिल सकती है महाविकास आघाड़ी? मैंने कहा ना 160। तो इन तमाम दावों के बीच में अब MVA में CM चेहरे पर तकरार की पूरी खबर को इन्फॉर्मेशन वॉल पर भी समझ लीजिए, क्योंकि नाना पटोले का जिस तरीके से बयान सामने आया है, कह रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व में MVA सरकार बनेगी और कांग्रेस को ज्यादातर सीटें मिलती हुई नजर भी आ रही हैं। नाना पटोले की तरफ से ये बात कही गई है, जबकि संजय राउत के साथ हमारे सहयोगी करुणा शंकर बात भी कर रहे थे। CM चेहरा सभी सहयोगी मिलकर तय करेंगे, ये बात उन्होंने कही है। पटोले CM चेहरा, तो ऐसा ऐलान शीर्ष नेतृत्व की तरफ से होना चाहिए। अब जितेंद्र आह्वान का क्या बयान सामने आया? अगर शरद पवार कहें
तो मैं सीएम चेहरा बन सकता हूं। अब सीएम चेहरे को लेकर की जा रही दावेदारियों के बीच में ये बड़ी खबर आपने जान ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख कर रही हूं और आपको बता दें, पंजाब के जालंधर में गैंगस्टर के साथ एनकाउंटर को लेकर आज एक बड़ी खबर आई है। लखबीर लंडा गैंग के 2 गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी हुई है और एनकाउंटर के बाद हुई गिरफ्तारी, जहां दोनों तरफ से 50 से ज्यादा गोलियां भी चली हैं। एनकाउंटर के दौरान 2 पुलिस ऑफिसर्स घायल हुए हैं। आरोपियों पर जबरन वसूली, हत्या और हत्या के प्रयास का केस। तो जालंधर में ये पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच मुठभेड़ में पंजाब पुलिस ने लखबीर गैंग के 2 कुख्यात गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच ये देखिए तस्वीर, जहां 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। और आपको बता दें, इसी मुठभेड़ में जालंधर कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच के 2 कांस्टेबल्स के घायल होने की भी खबर आई है। वहीं दोनों गैंगस्टर्स को गोली लगी है। पूरी मुठभेड़ का ये वीडियो आपके सामने है। पुलिस के जवान बहादुरी से गैंगस्टर्स से कैसे निपट रहे हैं। तो कैसे शिकंजे में आए ये 2 गैंगस्टर्स और किस तरीके से पंजाब के जालंधर में हुआ ये एनकाउंटर, मेरे सहयोगी मोहित हमें इस वक्त मोहित मल्होत्रा ज्वाइन कर रहे हैं। और मोहित, ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं जहां साफ है कि किस तरीके से ये मुठभेड़ हुई है। फिलहाल इनके पूरे नेटवर्क को देखते हुए क्या इनपुट इस बारे में यहां पर था? देखिए, अभी फिलहाल ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दोनों गैंगस्टर किस इरादे के साथ जालंधर की सीमा में दाखिल हुए थे। क्या ये किसी टारगेट किलिंग को या किसी अन्य वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे, क्योंकि इनके पास से 7 अति आधुनिक पिस्टल बरामद की गई हैं और बड़ी मात्रा में जो गोलियां हैं, कारतूस हैं, वो बरामद किए गए हैं। तो ये जांच का विषय है कि किस इरादे से लोग यहां पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस को वक्त रहते इनके जालंधर में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद इनका पीछा किया गया और कंगनीवाल गांव है, वहां पर गन्ने के खेतों में पूरा एनकाउंटर हुआ है। और बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से 50 से अधिक राउंड फायर किए गए। पहले बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई पुलिस की ओर से भी की गई और इसके अंदर जो दोनों बदमाश हैं उनको गोली लगी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 पुलिसकर्मी भी इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। ये दोनों बदमाश लखबीर लंडा गैंग के बताए जा रहे हैं, जो कि पहले गैंगस्टर होता था और अब आतंकी बन चुका है। पाकिस्तान और कनाडा से लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है और इसी एंगल पर तफ्तीश की जा रही है कि ये दोनों बदमाश जो थे, या ये किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आए थे या फिर कोई लूटपाट या अन्य किसी हत्या की वारदात को अंजाम देना था। इन तमाम एंगल पर लगातार तफ्तीश की जा रही है और दोनों बदमाश जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, वो घायल अवस्था में है। उनसे भी लगातार पूछताछ करके पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी इनका मोटिव क्या था? ये घायल हुए 2 इन्हीं गैंगस्टर्स के जरिए इस वक्त लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तहत जानने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मोहित आपका। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आपके सामने कि किस तरीके से लखबीर गैंग के इन अपराधियों के इस इलाके में होने का इनपुट था और उसके बाद कैसे पंजाब के जालंधर में पुलिस ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। फिलहाल आपको बता दें, 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे आगे इस पूरे मामले को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी। लाउड एंड क्लियर में कल हमने आपको एक अलर्ट करने वाली खबर दिखाई थी। हमने आपको ये बताया था कि इन दिनों जो शादी के कार्ड आपको व्हाट्सएप पर आते हैं, उनसे कैसे आपको सावधान रहना है, क्योंकि कई मामलों में कार्ड डाउनलोड करने से फोन हैक हो रहा है और अकाउंट से पैसे तक गायब हो रहे हैं। अब टेलीकॉम मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है और यही आज की खबर है। अनजान नंबर से आए शादी के कार्ड को फोन पर ना खोलें। अगर आपके व्हाट्सएप पर कोई भी अनजान व्यक्ति शादी का कोई कार्ड भेजता है तो उसे खोलने से पहले अलर्ट हो जाइए, सावधान रहिए। इसी से आपका बैंक खाता तक चुटकियों में खाली हो सकता है, क्योंकि इसमें पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर छुपी
APK यानी कोई हैकिंग सॉफ्टवेयर फाइल हो सकती है जो आपके मोबाइल पर कब्जा कर सकती है। बिना OTP के भी आपका अकाउंट खाली हो सकता है। जी हां, बिना OTP मांगे भी आपका फोन हैक करते हुए आपके खाते से पैसे उड़ाए जा सकते हैं। एक बार फिर आपको बताते हैं, शादी के कार्ड से ठगी करने का आखिर ये नया तरीका है क्या और ठग इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साइबर ठगी के जिस तरीके से मामले इस वक्त सामने आ रहे हैं, साइबर ठगों ने ठगी का ये जो नया तरीका अपनाया है उसमें शादी के सीजन को देखते हुए ही लोगों को फर्जी कार्ड भेजने को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। और कार्ड कहां भेजे जाते हैं? व्हाट्सएप पर डिजिटल शादी का जिस तरीके से कार्ड भेजा जाता है, जाहिर सी बात है आप और हम जब फोन यूज करते हैं, कोई भी हमें PDF फाइल मिलती है तो हम उसको ओपन करते हैं। यूजर की पर्सनल डेटा को इसी के जरिए चुराने की ये ट्रिक अब सामने आई है। लेकिन कैसे ठगी करते हैं? क्योंकि व्हाट्सएप पर यहां वायरस लिंक भेजा जाता है, यानी कोई भी अटैचमेंट अगर आपको आ रही है तो उसमें वायरस हो सकता है। और शादी के कार्ड के साथ फर्जी फाइल को अटैच जिस तरीके से किया जा रहा है उसमें APK फाइल जिसमें वायरस होता है, और अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो इसी के जरिए आपका फोन हैक हो सकता है और मोबाइल डेटा समेत बैंक अकाउंट से पैसे इसी के जरिए उड़ाए जा रहे हैं। और यूक्रेन पर ICBM अटैक के बाद रूस यूक्रेन का युद्ध नए लेवल पर पहुंच गया है। पुतिन ने यूक्रेन को सबक सिखाने का संकल्प ले लिया है और रूस ने टेस्ट के तौर पर ICBM से यूक्रेन पर हमला किया है। बड़ी खबर इस वॉर फ्रंट से, क्योंकि यूक्रेनी अधिकारियों ने भी अब दावा कर दिया है कि ये मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल थी। पेंटागन ने भी पुष्टि की है कि यह मिसाइल रूस के RS-26 रुबिस ICBM पर आधारित एक एक्सपेरिमेंटल हथियार था। पुतिन युद्ध में अब ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसकी आंच पश्चिमी देशों तक फैल सकती है, इसलिए नेटो भी अलर्ट है, अमेरिका चौकन्ना है। ICBM हमले के बाद पुतिन मीडिया के सामने आए, ये एक और बड़ी खबर है, क्योंकि पुतिन ने बताया कि उन्होंने यूक्रेन पर टेस्ट के तौर पर एक मिसाइल दागी है। और इसी दौरान पुतिन ने एक ऐसी बात भी कही जो पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। पुतिन ने सीधे अमेरिका और ब्रिटेन को धमकी दी है। पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन अमेरिका ब्रिटेन के हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो रूसी मिसाइलों की रेंज यूक्रेन से बाहर भी जा सकती है। अब पुतिन की अमेरिका और ब्रिटेन को सीधी धमकी को लेकर यह खबर जानिए, जहां सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी दी गई है और पुतिन ने अपने संबोधन में कहा है यूक्रेन को मिसाइल देने वाले देश दोषी। यूक्रेन में ICBM हमले के बाद पुतिन के कैसे हौसले बुलंद हो चुके हैं और पुतिन सीधे अब पश्चिम देशों को चुनौती दे रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका, ब्रिटेन ने यूक्रेन को बैलिस्टिक मिसाइल दी हैं और ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन ने मिसाइल हमलों को बहुत गंभीरता से ले लिया है और पुतिन ने सीधे अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी दे दी है। अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने की ये धमकी है। युद्ध के इस आसार को देखते हुए खबर को समझिए। रूस पर हमले के लिए 8 लाख सैनिकों की तैनाती होगी, अमेरिकी सैनिकों की भी तैनाती की जाएगी और ऑपरेशन जर्मनी में के तहत आपको बता दें हमले के लिए ये सैनिकों को तैनात करने का फैसला लिया जा रहा है। इस बीच रूस की परमाणु धमकी के बाद नेटो की सक्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है, यूक्रेन पर पश्चिम के बढ़ते प्रभाव की वजह से ही बड़े युद्ध की आशंका है। और नेटो देशों की जहां तक हम बात करें तो जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे ने नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है। इन्हीं सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये बड़े खुलासे हुए। इस बीच रूस के बदले परमाणु सिद्धांत के बाद यूएस कैसे अलर्ट है? अमेरिकी रक्षा विभाग ने खुफिया रिपोर्ट तैयार की है। अमेरिकी कांग्रेस को खुफिया रिपोर्ट भेजी गई है। सोर्सेस के हवाले से इसको लेकर फिलहाल क्या खबर सामने आ रही है, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस को खुफिया रिपोर्ट भेजी गई है और यह अमेरिकी रक्षा विभाग ने खुफिया रिपोर्ट तैयार की है। अब अमेरिकी रक्षा विभाग की सीक्रेट रिपोर्ट, इसमें क्या खुलासा किया गया है, एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि पुतिन की परमाणु धमकी के बाद अमेरिका में जाहिर सी बात है खलबली मची हुई और रिपोर्ट में परमाणु हमले से निपटने की रणनीति पर फोकस किया गया है। रिपोर्ट में B6113 ग्रेविटी बॉम्ब एयरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल करने की भी बात कही गई है। ओहायो श्रेणी की पनडुब्बियों की एक्टिव करने की सिफारिश की गई है और जिन देशों के पास परमाणु बॉम्ब है उन देशों से सहयोग बढ़ाने की बात भी कही गई है। आपको बता दें, इस रिपोर्ट में अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की भी बात कही गई है अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से ये रिपोर्ट। लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ी खबर का रुख कर रही हूं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है और संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की ये मीटिंग मायने रखती है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही बैठक को लेकर इस वक्त खबर है राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर खबर है, जहां दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस हो, एंट्री पॉइंट पर लापरवाही बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार के हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। पीयूष पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये बड़ी बात और साफ तौर पर ये कहना कि लापरवाही बढ़ती जा रही है, क्या खबर है इस बारे में पीयूष? बिल्कुल सुरभि, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर खासी नाराजगी जताई और ये कहा कि 13 जो पॉइंट्स हैं वहां पर बेतरतीब तरीके से वो वाहन आ रहे हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं और जिनको बैन किया गया है पूरी तरीके से। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने 13 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए हैं जो संडे को यानी कि रविवार को वहां पर निरीक्षण करेंगे और उनके साथ में बाकायदे एक नोडल ऑफिसर होगा और साथ ही पुलिस बल भी होगा जो वहां पर सर्वेक्षण में फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी तैयार करेंगे। साथ ही यहाँ पर चेकिंग पॉइंट सेटअप करने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पराली मामले को लेकर के खासी नाराजगी जताई है कि इस मामले पर अभी भी सरकारें लापरवाही बरत रही हैं और राज्य सरकारों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि सब कुछ केंद्रीय एजेंसियों पर नहीं डाला जा सकता है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। जी सुरभि, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल हमारे सहयोगी इस बीच बता रहे थे कि किस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार के हलफनामे से भी वो संतुष्ट नहीं है, ये बात कही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, जहां दिल्ली प्रदूषण पर ही राहुल गांधी का एक पोस्ट, उत्तर भारत में प्रदूषण को उन्होंने इमरजेंसी बताया, प्रदूषण से बच्चे बीमार हो रहे हैं। दिल्ली प्रदूषण पर राहुल गांधी का ये पोस्ट।